एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर क्या है? जापान बांग्लादेश में अपना औद्योगिक हब स्थापित करने जा रहा है। अच्छा, बाय द वे, जब आप इस खबर को देखते हैं तो आपके दिमाग में प्रश्न क्या बनता है? एक बार के लिए बेसिक प्रश्न की कल्पना करते हैं। क्या प्रश्न बनता है कि जापान बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने जा रहा है? आपके दिमाग में आइडिया क्या आता है? अगर इंडस्ट्रियल हब यह बना रहा है तो यार इंडिया के साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब क्या लगता है? आपकी ओपिनियन क्या है जैसे ये खबर आपने सुनी कि इंडस्ट्रियल हब इन बांग्लादेश? आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या है वो बताइए। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरे पुराने विद्यार्थी हैं और लंबे समय से आप मेरे साथ हैं तो ऐसी स्थिति में आपको आज के इस सेशन की कल्पना पहले ही हो चुकी होगी। नहीं हो चुकी तो मैं आपको केवल रफ स्केच करके बता देता हूं। मैं इसीलिए आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हूं। अगर आप बता दो तो मैं इस बारे में आप लोगों को, ठीक है ना? तो हमने आपसे क्या कहा कि भाई बांग्लादेश में, अब ये आजकल बांग्लादेश बड़ी सुर्खियों में है साहब। क्यों सुर्खियों में? कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। मैंने आपसे यह कहा कि इंडिया के केस में बांग्लादेश समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि हमारा एक हिस्सा पूर्वोत्तर भारत का बांग्लादेश के उस पार है, नॉर्थ ईस्ट जिसे अपन कहते हैं। अच्छा, हमारे लिए बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमारे समझ में आता है। आपको क्या लगता है कि यदि जापान बांग्लादेश के साथ में आ रहा है तो यह भारत के लिए कैसा है? भारत में ना आकर बांग्लादेश में जाना अच्छा है या बुरा है? इंडिया में सस्ते में सामान बेचेगा, अच्छा, और डायमंड ऑफ पर्ल को काउंटर करेगा, बहुत बढ़िया, और कल तो बांग्लादेश ने आरोप लगाया था सरकार गिराने का, अच्छा, और अमेरिका का इंटरेस्ट है सर, जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है, गुड, अच्छी बात है। बुरा है, कुछ लोग लिख रहे हैं बुरा है, कुछ लोग लिख रहे हैं निश्चित ही अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, न्यूट्रल है। एक बार भाई पोल क्रिएट करा लो चलो इसी बात पर। बांग्लादेश का, जापान का बांग्लादेश में आना, इसमें 3 ऑप्शन डाल दो, अच्छा, भारत के लिए अच्छा, बुरा और न्यूट्रल। इसे जानते हैं, मतलब आप दुनिया को कैसे देखते हैं वो जान लेते हैं। केवल 3 ऑप्शन क्रिएट कर दो पोल में, अच्छा, गुड, बैड और न्यूट्रल। ये 3 ऑप्शन डाल दो बेटा, है ना? और ये क्यों डाले जा रहे हैं मैं आपका परसेप्शन इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि हमारा प्रश्न ये है, जापान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, ये इंडिया के लिए कैसा है? आपकी राय भी तो होनी चाहिए ना। बैड फॉर इंडिया, गुड फॉर इंडिया, आपकी राय जान लेते हैं। चाइना के लिए बुरा, हैवी लॉस, हाँ जी बताइए। 3 ऑप्शंस आपके सामने आ गए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। जापान का बांग्लादेश में आना भारत के लिए कैसा है? पोल में आंसर आ चुका है, जल्दी देखें। वोटिंग परसेंटेज ऊपर नीचे होता हुआ, भारत के लिए 27% बच्चे, अभी तक 1273 वोट आ चुके हैं, अब 1377 वोट आ चुके हैं। आपके पोलिंग में वोट चल रही है भाई 55%, यानी आधी की आधी क्लास जो है हमारी वो अच्छा बता रही है, आधे से ज्यादा। 27% बुरा बता रही है और न्यूट्रल 18% लोग मान रहे हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस सेशन को समझाने में मजा आएगा। इसी बात में फिर से, आज डॉलर की बरसात हुई है, लगी आज सावन में डॉलर की झड़ी है। आज फिर $3, क्या बात है। कहां रखेंगे इतना पैसा भैया, हैं? चलिए, आ गया सबका रिजल्ट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो भाई साहब इस खबर को आगे चलते हैं, विस्तार पूर्वक सुनिएगा, फिर सेशन खत्म होने पर आप सबसे पूछा जाएगा। चलिए जी, फिलहाल के लिए खबर यह है, जापान प्रपोजेज इंडस्ट्रियल हब इन बांग्लादेश विद सप्लाई चेन टू इंडिया। लीजिए खबर सुनिए साहब। खबर यह है कि बांग्लादेश में इन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की है, जिससे ये भारत में सप्लाई चेन डेवलप कर पाएंगे। सप्लाई चेन डेवलप कर पाएंगे मतलब, एक बच्चे ने कहा था माल बना के इंडिया में भेजेंगे, फिर तो कई लोग कह रहे होंगे बहुत अच्छा हुआ, बुरा ये देख लो, हमने तो कहा ही था आपसे बुरा है, इंडिया में माल भेजने की बातें चल रही हैं। अच्छा, जापान प्रपोजेस इंडस्ट्रियल हब इन बांग्लादेश विद सप्लाई चेन टू इंडिया। आप यहां जापान टाइम्स की खबर भी देख सकते हैं, जापान प्रपोजेस इंडस्ट्रियल हब इन बांग्लादेश विद लिंक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब इस कथा का संपूर्ण विश्लेषण प्रारंभ होता है। जापान ने बांग्लादेश में एक सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट में सामान पहुंचाने के लिए, नेपाल और भूटान को सामान पहुंचाने के लिए हाल ही के अंदर, ट्यूसडे के अंदर ऑफिशियली जानकारी दी है। कहां हो रहा है? जापान के अंदर हो रहा है। किसने कहा यह जानकारी? यह जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा, जो हाल ही में गत महीने इंडिया आए थे, तब उन्होंने एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात की थी पूर्वोत्तर भारत के लिए, जिसकी वजह से 300 मिलियन लोगों की लाइफस्टाइल को सुधारा जा सके। आपको याद होगा 20 मार्च 2023 की खबर आप देख रहे हैं, जिसमें आप ये देखते हैं, जापान पीएम किशिदा टू विजिट इंडिया ऑन मार्च 20, G7 G20 इंडो पैसिफिक टाइज ऑन एजेंडा। ये रहा एजेंडा। फ्यूमियो किशिदा इंडिया आए थे, हमने इन पर सेशन किया था, क्योंकि फ्यूमियो किशिदा मोदी जी को इनवाइट करके गए थे G7 की मीटिंग के लिए कि हमारे यहां फंक्शन है, आपको जरूर आना है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने $75 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी असिस्टेंस अनाउंस किया था इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर। जापान ने कहा था कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक प्लान हम बांग्लादेश के माताबारी पोर्ट पर विकसित करने के लिए बनाएंगे, ताकि हम रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकें। यह फ्यूमियो किशिदा रहे, $75 बिलियन की यह अनाउंसमेंट कर गए थे। कहां के लिए अनाउंसमेंट कर गए थे? पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए। इसके लिए इन्होंने बांग्लादेश में माताबारी पोर्ट को भी फोकस में रखा था। यह रहा माताबारी पोर्ट। क्या है पूरी कहानी? अब कथा विस्तार से, आइए कथा विस्तार से सुनते हैं साथियों। पहले कथा को समझने का कार्य करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब तक आपको यह तो समझ में आ चुका है, फ्यूमियो किशिदा लास्ट मंथ 20 मार्च को इंडिया थे, भारत को G7 के लिए बुलाया था, और बुलाकर के उन्होंने भारत में आकर बोला कि मैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। अच्छा बताओ, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? आंसर है जापान। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? आंसर है इंडिया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन, पहली अमेरिका, चौथी जर्मनी। बता क्यों रहे हो? अरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो, असली जो कहानी चल रही है वो यहीं पर है। यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया, असल मायने में कहानी यह चल रही है कि जापान और इंडिया कंबाइंड रूप से चाइना को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में जहां जहां पर भी चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से लोगों को फंसाया गया अपनी डेट ट्रैप के अंदर, वहां पर भारत के साथ हो लिया जापान। और भारत के साथ हुआ जापान जो है वो जाकर के क्या करता है? वो जाकर के भारत के साथ मिलकर कहता है कि चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, और जापान भारत को अपने साथ में रखते हुए, क्योंकि जब हम इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो भारत यहां पर 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन रखता है, जिस वजह से इंडियन ओशन जो कि इस समय दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें भारत की कोस्टल लाइन और जापान का पैसा, यदि ये दोनों मिल जाएं तो दुनिया के ऊपर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जापान ने इसी को ध्यान में रखते हुए
चीन के द्वारा जिस चिटागोंग पोर्ट पर हाल ही में बांग्लादेश के अंदर निर्माण करवाया गया है, उसी के मात्र 60-70 किलोमीटर दूर एक और पोर्ट बनाने की बात की है, जिसका नाम होगा माताहारी डीप सी पोर्ट। मेरे प्यारे साथियों, माताहारी डीप सी पोर्ट जो उसको बनाया जा रहा है, इससे भारत का जो देखो बिल्कुल चिटागोंग के पास में है और इससे त्रिपुरा मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे प्यारे साथियों, असली खेला यह चल रहा है, क्योंकि यह तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तित होती है तो वो सत्ता अपना रुख बदलती रहती है। फिलहाल के लिए यहां पर सरकार चल रही है शेख हसीना की, वो प्रो इंडिया है। खालिदा जिया वो प्रो पाकिस्तान है। जो प्रो पाकिस्तान है वो प्रो चाइना भी होगा, और जो प्रो चाइना होगा वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करेगा। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के नाम पर इनके पास कौन सी जगह थी? तो चिटागांग पोर्ट था। आपको याद होगा कि इस चिटागांग पोर्ट के ऊपर हाल ही में भारत ने भी अपना काम शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जब यहां पर खालिदा जिया हैं, फिलहाल के लिए जो शेख हसीना हैं, उन्होंने ना केवल हमें चिटागांग पोर्ट दिया है, बल्कि हमें सिलहट नामक जो एयरपोर्ट है उस पर भी भारत को अभी काम करने के लिए जगह दी है। ऐसी स्थिति में जापान हमारे साथ आकर के यहां पर एक और अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है। किसके लिए? इंडिया के लिए। कैसे? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, असल में इंडिया अकेला अगर इस काम को करता तो भारत के विरोध के चलते बांग्लादेश की बदलती सरकार पाकिस्तान के दबाव में भारत के विरुद्ध भी फैसले ले सकती थी। विरुद्ध मतलब कि नहीं साहब, फिलहाल के लिए हम आपका सामान नहीं जाने देंगे। लेकिन इंडिया ने एक गजब डिप्लोमेटिक काम किया, बड़ी सोच समझ के साथ किया। जापान को बीच में ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि जापान को बीच में लाने का मतलब है अमेरिका के बच्चे को बीच में ले आना। अमेरिकी के बच्चे को बीच में ले आने का मतलब यह है कि बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जापान के खिलाफ जाए। जापान की कमजोरी क्या है? जापान की कमजोरी है उनकी जनसंख्या। उनके पास लोग नहीं है, पैसा बहुत है। हमारी ताकत क्या है? हमारी जनसंख्या। हमारे पास लोग बहुत हैं, पैसा नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत गजब का है। ऐसी स्थिति में दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग इंडिया कर रहा है। बांग्लादेश को लूप में ले लिया है कि बेटा तुम अब हमारे चक्कर में, कल को तुम्हारी सरकार बदल गई और पता चले कि तुम हमारे साथ में जो कुछ दिन पहले एग्रीमेंट किए थे कि हम चिटागांग पोर्ट से काम कर लेंगे, कि हम सिलहट पोर्ट से काम कर लेंगे। देखिए, इंडिया के लिए ना इन दिनों बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज क्या है, मैं आपको वो बताता हूं, आप इस बात को समझिए। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने अगर कभी बयान सुना हो तो वो अक्सर एक लाइन बोलते हुए पाए जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने अब तक का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सबसे ज्यादा बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर नॉर्थ ईस्ट में गए हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को बोलते हैं। क्यों? उनका कहना है कि भाई यहां पर असल मायने में चीन के द्वारा बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो चीन का जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई ना, तो नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखकर इस बार सरकार ने योजना बनाई कि नॉर्थ ईस्ट में शांति कैसे लाएं। तो आंसर है, शांति का एक ही तरीका है, सामने वाले को डेवलपमेंट दे दो। आप जब किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट आता है तो स्वतः ही जो लोग उलट सुलट कामों में लगे होते हैं वो सही मायने में रोजगार पकड़ के निकल लेते हैं। उदाहरण कश्मीर का देख लीजिए आप। कश्मीर में फिलहाल लंबे समय से आप कोई भी टचवुड कोई भी ऐसी घटना नहीं सुन रहे हैं जिससे कि आपका दिमाग एकदम खिन्न हो जाए। जो खबरें आ रही हैं वो प्रोग्रेसिव आ रही हैं कि G20 की बैठक वहां हो रही है, C20 की हो रही है, Y20 की हो रही है ना, विदेशी निवेश वहां आ रहा है, टूरिस्ट ऑल टाइम डबल पहुंच रहा है, टूरिस्ट के साथ साथ टेररिस्ट की संख्या 50 से भी कम रह गई है, ऑल टाइम लो टेररिस्ट रह गया है। मतलब लोगों के पास अगर काम होगा तो टेररिज्म की जगह लोग फिर काम करना चाहेंगे, मरना कोई नहीं चाहता। इसी वजह से तो हो क्या रहा है, पाकिस्तान के टेररिस्ट अब पाकिस्तान में गोले फोड़ रहे हैं। कल भी हमने बताया था यही हाल नॉर्थ ईस्ट का था। नॉर्थ ईस्ट में चूंकि कनेक्टिविटी का बड़ा अभाव रहता था, तो कनेक्टिविटी के अभाव में यहां के जो लोकल रीजनल ग्रुप थे उनका यह मानना था हम अपना ही देश बना ले तो बेहतर है। इसी कारण से यहां पर जितने भी, चाहे वो त्रिपुरा था तो वहां पर टिपरालैंड की मांग होती थी, नागालैंड था वहां पर ग्रेट नागालिम की मांग होती थी, मिजोरम वाले अपना देश मांग रहे, सब अपना अपना देश मांगते थे। इस बार क्या हुआ है,
इस बार इंडिया ने इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विकास के जो नए आयाम रखे हैं वो क्या है कि यहां पर गजब तरीके से कनेक्टिविटी पहुंचा दो। कनेक्टिविटी के लिए करा क्या जाए? एक तरीका तो है वही कन्वेंशनल रूट। कन्वेंशनल रूट कौन सा? ये वाला जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। इस पर क्या हो रहा है? इस पर साहब भूटान जो है वहां का डोकलाम नामक जो क्षेत्र है वहां चाइना अपनी डार जमा के बैठा है कि भाई मैं इस जगह से किसी को नहीं जाने दूंगा, मतलब दिमाग लगा के बैठा, कल को अगर कुछ भी हो जाए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मैं इंडिया को कट कर दूंगा। लेकिन इंडिया पैरेलली क्या कर रहा है कि तुम अगर तुम्हारे मंसूबे में यह सोचते हो कि तुम ऐसा कर लोगे तो बेटा हमने इस सी रूट को ही अपना रूट बना लिया है। यहां पर अगर कुछ भी ऐसी स्थिति करने की तुमने कोशिश की तो हम इतने एग्रीमेंट कर चुके हैं अब बांग्लादेश से कि हमारी सीधी ट्रेन भी निकलेगी, हमारा सीधा जहाज भी निकलेगा, हमारा सीधा माल भी यहां जाएगा और तेजी से जाएगा। जिस कोलकाता से अगरतला तक जाने में सामान को 3 दिन लगते थे अब वहां 1 दिन में सामान पहुंच रहा है। यह ग्रेटर कनेक्टिविटी है और जब ग्रेटर कनेक्टिविटी डेवलप होती है तो रीजनल डेवलपमेंट होता है। आपने देखा होगा फिलहाल जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है, आप सुनते हैं चेनाब नदी पर ब्रिज बन रहा है। आपको जानना होगा कि अब श्रीनगर जो डल लेक पर, श्रीनगर डल लेक जो है वहां तक ट्रेन पहुंचेगी। पहले वहां तक हवाई जहाज के अलावा जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। या तो आप बस के रास्ते जाओ, ट्रक के रास्ते, सड़कों से घूमते घामते कई दिनों में पहुंचो, या फिर आप फ्लाइट से जाइए। टूरिस्ट मैक्सिमम फ्लाइट से जाता है। ट्रेन की कनेक्टिविटी का मतलब है सीमलेस कनेक्टिविटी, जिससे हमारी फोर्सेस को भी और हमारे साधारण नागरिकों की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति अगर यहां से हो जाए तो जापान इसके लिए हमारे काम आएगा। कैसे? जापान यहां पैसा ला रहा है, आइडिया हमसे लेके जा रहा है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि जब जाम यहां पर फ्यूमियो किशिदा इन्वेस्टमेंट माताबारी पोर्ट पर गए ना, उससे पहले उन्होंने इंडिया से बात की थी, तभी इसे इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन कहा गया है। क्यों? क्योंकि किशिदा के द्वारा यहां पर 1.27 बिलियन की जो फंडिंग है ना वो असल में इंडिया से पूछ कर की गई है। ये देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट को लेकर अप्रैल 11 की खबर, इंडिया इसे प्रमोट कर रहा है। क्या? कि अटेंडिंग एंड एड्रेसिंग ए थर्ड इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय एशिया कन्फ्लुएंस थिंक टैंक। इंडिया बार बार इस चीज को इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि हमारे द्वारा जापान के साथ मिलकर जिस काम को किया जा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में काम आएगा। असल में फ्यूमियो किशिदा को इंडिया ने ही बांग्लादेश में निवेश के लिए कहा है कि आप यहां इन्वेस्टमेंट करिए, इससे 2 फायदे होंगे। जापान का जानी दुश्मन कौन? चीन। तो चीन से उसकी नेचुरल दुश्मनी है। अच्छा, आप पूछेंगे जापान क्यों इंटरेस्टेड होगा? भाई इस क्षेत्र में आने के लिए जापान क्यों इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि उसे पता है कि चीन जहां है उसे टक्कर देनी है। उसको नेचुरल पार्टनर कौन मिलता है? इंडिया। इसलिए चीन को तुलनात्मक रूप से चुनौती देने के लिए जापान इंडिया के साथ आता है, इंडिया के कहने पर मातावारी पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करता है और यहां से जाकर यहां से वो करेगा। अब जापान को आप फायदा क्या दिखाओगे? जापान को आप फायदा यह दिखाओगे कि साहब आपका जो यहां पर आप इंडस्ट्रियल हब बनाओगे उसका यूज कौन करेगा? इंडिया। तो आप चिंता मत करो, आपको बढ़िया से पैसा रिफंड हो जाएगा। जैसे आपने मेट्रो में इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के अंदर, हम पैसा रिटर्न करेंगे आपको। आप मातावारी पोर्ट बनाइए, हम उस पोर्ट से नॉर्थ ईस्ट में सामान मंगवाएंगे तो भी आप ही का फायदा है। नंबर दूसरा। नंबर तीसरा, बोले बांग्लादेश का इतना बड़ा कोस्टल लाइन जो है इसका लाभ उठाते हुए आप नेपाल को और भूटान को सामान पहुंचाइए। अच्छा, नेपाल और भूटान को अगर आपको सामान पहुंचाना है तो भी इंडिया होकर ही सामान पहुंचाना है। आपको ज्ञात होगा कि नेपाल को यदि कोस्ट चाहिए, क्योंकि नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक से मतलब इनको कोई भी समुद्री सीमा नहीं मिली हुई है। ऐसी स्थिति में इन्हें अगर सामान चाहिए तो भी समुद्री सीमा चाहिए। समुद्री सीमा है नहीं, समुद्री सीमा नहीं है तो क्या करें? तो या तो हमारे वेस्ट बंगाल के कोलकाता से पोर्ट से सामान लो या फिर बांग्लादेश के पोर्ट से सामान लो। बांग्लादेश के पोर्ट पे सामान लेने के लिए बांग्लादेश को बेनिफिट होता था। जापान ने कहा मैं अपना हब बना रहा हूं, यहां से भूटान और नेपाल को सामान डिलीवर करेंगे। सब तरह से विन विन सिचुएशन बनकर आती है। इस तरह के जो गठबंधन होते हैं ये गठबंधन हितैषी गठबंधन है। एक पक्ष जो आपका यहां पर आपको लग सकता है वो ये है, सर अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को अपने यहां ले लेते वेस्ट बंगाल के अंदर और हम बांग्लादेश के साथ में संबंध अच्छे रखते तो हमको फायदे भी तो बहुत होते। बिल्कुल होते, लेकिन कुछ रिश्ते डिप्लोमेटिक रूप से रखे जाते हैं ताकि इनके दूरगामी परिणाम निकल सके, हमारा और जापान का। अब जापान जब पैसा लगा देगा
तो अपने हितों की रक्षा करने के लिए भी आएगा। अपने हितों की रक्षा करने के लिए आएगा, हम तो चाहते ही हैं कि हम 1 और 1 11 हो जाएं। भैया फिर से पोल क्रिएट करवाओ एक बार, जिसमें वापस से यही पूछो, अच्छा बुरा और नन। बताइए जापान द्वारा बांग्लादेश में जो किया गया इन्वेस्टमेंट है वो भारत के लिए अच्छा है, बुरा है या फिर न्यूट्रल हैं आप अभी भी? जरा देखते हैं आपको क्या समझ में आया। क्लियर? बता दीजिए भाई, मैंने आपसे पूछ लिया है, आंसर करें। हाँ जी, फिर 110 रुपए आ गए। आज पैसों की बरसात हो रही है भाई साहब। आज जो मैं खा पी के आया हूं वही चीज कल से खा पी के आऊंगा, ताकि मतलब कुछ शगुन होंगे इस चीज के। हाँ बताइए। %92 लोगों ने माना है कि अच्छा है। अब आ गई बात समझ में, डिसीजन चेंज। इसीलिए आपसे यह सवाल पूछा गया था। हमारी मैपिंग क्लासेस अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन 1 लाख से ज्यादा छात्रों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। 4.9 की रेटिंग यहां पर उपलब्ध है, आप उसे यूज कर सकते हैं। मात्र 1999 में आपको ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी यहाँ पढ़ाई जाएंगी। और हाँ, अगर आपको हमारी टीम के साथ कनेक्ट करना है तो इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।